Hello everyone. Today's topic in evolution is natural selection. So natural selection term हमें किसने दिया था? डार्विन. Natural selection का मतलब क्या है? इसमें हम कोई भी करेक्टर या फिनोटाइप स्टडी करते हैं and that particular character or phenotype is selected by nature. नेचर किस फिनोटाइप या करेक्टर या ट्रेट को सिलेक्ट करेगा वो डिपेंड ये करता है कि ये करेक्टर उस इंडिविजुअल की फिटनेस को इम्प्रूव करे. फिटनेस आप कह सकते हो या फिर सर्वाइवल. सो नेचुरल सिलेक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट गोल ओरिएंटेड. व्हाट डज दैट मीन? गोल ओरिएंटेड का मतलब कि इसमें कोई पर्टिकुलर गोल सेट नहीं होता कि नेचुरल सिलेक्शन के बाद ये ट्रेट ऐसा नज़र आना चाहिए या फिर हमें ये ट्रेट को सिलेक्ट करना चाहिए. ट्रेट सिलेक्शन का सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि वो ट्रेट या करेक्टर उस इंडिविजुअल की फिटनेस और सर्वाइवल को इम्प्रूव करे, इंक्रीज करे, बट अदरवाइज इसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होता. सेकेंड थिंग, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन इंडिविजुअल्स. किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नेचर सेलेक्ट करेगी, उस इंडिविजुअल की अब पॉपुलेशन आपको ज़्यादा आगे मिलेगी. सो नेचुरल सिलेक्शन में बायसनेस ज़रूर है. दैट मीन्स वो सिलेक्ट करता है एक करेक्टर को, बट वो करेक्टर जस्ट फिटनेस इंप्रूव करता है. दैट करेक्टर मे बी नॉट एडवांस्ड देन द प्रीवियस वन. मीन्स हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन परफेक्शन नहीं लाएगा. जो ट्रेट सेलेक्ट किया जाएगा दैट मे और मे नॉट बी परफेक्ट, बट उस ट्रेट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो फिटनेस या सर्वाइवल को इम्प्रूव करे. उस ट्रेट को नेचर सेलेक्ट कर लेगा, चाहे वो परफेक्ट है चाहे नहीं है. सो नेचुरल सिलेक्शन में हमें आप ये कह सकते हो कि ये हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं है. प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एडवांसमेंट की तरफ को जा रहा है. तो यहाँ हम कह रहे हैं कि परफेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट मीन्स वो ऑलवेज प्रोग्रेसिव हो ऐसा नहीं है. और नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल्स पे ऑपरेट करता है कब? जब इंडिविजुअल्स में चेंजेस आते हैं. और आप ये भी कह सकते हो कि चेंजेस कहाँ आएंगे? इन द जीन और एलील फ्रीक्वेंसीज. First type of selection is directional selection. Directional selection में this graph is given. This is phenotype frequency graph. So हम एक population में एक particular phenotype हमने select कर लिया और ये represent करता है उसकी mean और average value represented by mu. These two represent extreme values. So जितना average value से एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आपको मिलेंगे उतना ज़्यादा हम कहेंगे उसमें डेविएशन है. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा. सो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा? जो मीन वैल्यू है, फर्स्ट थिंग दैट विल चेंज. सो आपके पास एक नई मीन वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक एक्सट्रीम फिनोटाइप विल बी सिलेक्टेड. एक्सट्रीम फिनोटाइप कोई एक ही सिलेक्ट होगा. अगर सपोज हम कहते हैं कि ये वाला फिनोटाइप सिलेक्ट हुआ तो इसका नंबर इंक्रीज करेगा. अब आपके पास एक नया म्यू बन जाएगा क्योंकि हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया तो आपके पास एक शिफ्ट मिला. हम कहेंगे जो डायरेक्शन है दैट विल बी फॉरवर्ड. सो एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है तो इसलिए इसको हम कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन. यहाँ पे अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो दैट मीन्स बैकवर्ड नहीं होगा. अगर सपोज ये वाला फिनोटाइप सेलेक्ट होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन होता सिलेक्शन का, बट होगा कोई एक ही डायरेक्शन, ईदर फॉरवर्ड और ईदर बैकवर्ड. सो इस केस में क्योंकि सिलेक्शन एक डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू आइडेंटिफाई कि डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो ये कि मीन वैल्यू चेंज होगा. मीन वैल्यू कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है. ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन चेंज है, कम होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन चेंज है. दिस इज नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन. So let's take examples of directional, stabilizing and disruptive selection. Directional selection में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का. हमने पहले भी स्टडी किया है दैट अ पॉपुलेशन ऑफ पेपर्ड मॉथ इज स्टडीड.
सो ओरिजिनल पॉपुलेशन, हम एक्चुअल में दो कंडीशन स्टडी करेंगे। हम इस कंडीशन को ले रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब अभी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं थी एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन एक कंडीशन हम लेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो सपोज ये ट्री ट्रंक है हमारे पास, ट्री ट्रंक पे पेपर्ड मॉथ सिट करते हैं। सो पेपर्ड मॉथ की टू वेराइटीज़ हैं, वन इज़ लाइट और ग्रे कलर एंड वन इज़ डार्क कलर। डार्क कलर जो वेराइटी है उसको हम उसकी मेलानिक फॉर्म भी कह सकते हैं। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लाइट फॉर्म थी दैट वाज अबंडेंट, कितना परसेंट था उसका? 99%। वाई? बिकॉज जो लाइट फॉर्म थी दैट कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब वो उसके साथ ब्लेंड कर जाती थी एनवायरनमेंट के साथ। जो ट्री ट्रंक का कलर था, ट्री ट्रंक का कलर भी ग्रे था क्योंकि उसमें क्या ग्रो करते थे? लाइकन्स। लाइकन्स की ग्रोथ वहाँ अबंडेंट होती है जहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पॉल्यूशन नहीं था, सो यहाँ आपको लाइकन्स मिलते थे और लाइकन्स का बैकग्राउंड बन जाता था ट्री ट्रंक पे। तो ज़्यादा अबंडेंट वैरायटी कौन सी थी? लाइट, क्योंकि वो उसके साथ कैमोफ्लेज करता था। तो जो प्रीडेटर था दैट कैन नॉट ईजिली आइडेंटिफाई द लाइट फॉर्म, बट जो डार्क फॉर्म थी मेलेनिक फॉर्म, ग्रे बैकग्राउंड पे डार्क फॉर्म इजीली आइडेंटिफेबल है। तो जो प्रीडेटर है वो बहुत इजीली इसको कैच कर लेता था और इसका नंबर रिड्यूस होता जाता था। तो इसका नंबर पॉपुलेशन में कितना था? ओनली 1%, बिकॉज इस पर फीडिंग क्या होती थी? ज़्यादा होती थी। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन में हमारे पास फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी किस तरह से है कि लाइट फॉर्म का परसेंटेज कितना है? ज़्यादा है 99%, बट डार्क फॉर्म का परसेंटेज ओनली 1%। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? पॉल्यूशन, सूट डिपोजिशन, अनबर्न्ड कार्बन आप जिसे कहते हो, वो बहुत ज़्यादा हुआ। ट्री ट्रंक्स पे आपको सूट डिपोजिशन मिला और क्योंकि सूट जो है वो पॉल्यूशन है, हार्मफुल है, सो यहाँ पे अब लाइकन्स की ग्रोथ नहीं है। दैट मीन्स जो ट्री का अब बैकग्राउंड है दैट इज डार्क इन कलर। ट्री का बैकग्राउंड अगर डार्क है तो इसका मतलब जो लाइट फॉर्म है दैट इज ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द प्रीडेटर्स। अगर प्रीडेटर्स इसको ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका मतलब फीडिंग अब किस पे ज़्यादा होगी? लाइट फॉर्म पे। तो अब 1% पॉपुलेशन किसका रह गया? लाइट फॉर्म का। बट जो डार्क फॉर्म है दैट हैज़ बेनिफिट, क्योंकि वो डार्क फॉर्म ब्लेंड कर जाती है विद द डार्क बैकग्राउंड ऑफ ट्री। तो अब डार्क फॉर्म का परसेंटेज इंक्रीज कर गया और कितना हो गया? 99%। यहाँ पे सिलेक्शन किसका हुआ? डार्क फॉर्म का। कब सिलेक्शन हुआ? जब प्रोसेस क्या हुई? सूट डिपोजिशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, हमने एक फॉर्म को सिलेक्ट किया, इसलिए हम इसे कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। और क्योंकि ये इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ था इसलिए हम इसे नाम देते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, वेयर डार्क और मेलेनिक फॉर्म इज सिलेक्टेड इन द इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड। सपोज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं, एक बर्ड्स हैं। सपोज बर्ड्स की पॉपुलेशन में 3 टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, जिनमें कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी लॉन्ग विंग्स हैं, सम हैव एवरेज विंग्स एंड सब हैव शॉर्ट विंग्स। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन में आपके पास ये तीनों फॉर्म्स मिलती हैं, बट सपोज उस एरिया में स्टॉर्मी कंडीशंस आ जाती हैं। सो जब स्टॉर्म आता है तो उस टाइम पे जो एवरेज विंग्स वाले बर्ड थे उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा था। शॉर्ट विंग्स वाले बर्ड्स भी अपने आप को ना बचा पाए और लॉन्ग विंग्स वाले भी नहीं बचा पाए। स्टॉर्मी कंडीशंस में ज़्यादा सर्वाइवल किसका मिला? एवरेज का। तो इसका मतलब एवरेज विंग्स का जो साइज़ था उसका कुछ बेनिफिट था ऑन द सर्वाइवल ऑफ बर्ड्स। तो अब अगर हमने एवरेज फिनोटाइप सिलेक्ट हुआ ड्यू टू एनी कंडीशन तो मीन वैल्यू सेम रही, बट जो एक्सट्रीम वैल्यूज थे उनका क्या हो गया? रिमूवल। सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में हमने एक एग्जांपल लिया लिम्पेट्स का, मेराइन मोलस्क का। इसमें एक्चुअली आपके पास अगेन 3 टाइप ऑफ मोलस्क होते हैं। वन इज वाइट और यू कैन से लाइट और ग्रे कलर्ड मोलस्क्स। वन इज एवरेज कलर्ड मोलस्क्स and other are dark colored, dark और tan colored mollusks. So usually जो grey colored mollusks होते हैं they show camouflage or blending with barnacles. Barnacles who are light colored और grey colored. So ये mollusk जो हैं वो camouflage show कर रहे हैं barnacle से, तो predator इनको easily identify नहीं कर सकता. Similarly जो dark form होती है that also show camouflage with barnacles.
बर्नैकल्स हु आर डार्क और टैन कलर्ड। सो ये दो फॉर्म्स जो हैं वो कैमोफ्लेज शो कर रहे हैं, तो प्रीडेटर इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बट एवरेज कलर जो मोलस्क हैं उनके पास कैमोफ्लेज करने के लिए कोई टाइप के बर्नैकल्स नहीं हैं, सो दे आर इजीली आइडेंटिफाइबल बाय प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स अब ज़्यादा फीडिंग इस पे करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका नंबर क्या करता जाएगा, रिड्यूस। बट वाइट, लाइट कलर्ड और डार्क टैन कलर्ड जो मोलस्क हैं दे विल बी सिलेक्टेड। दैट मीन्स 2 एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर सिलेक्टेड। सो आपके पास ओरिजिनल जो यूनिमोडल ग्राफ था दैट विल चेंज टू बाईमोडल बिकॉज 2 एक्सट्रीम फिनोटाइप्स आर सिलेक्टेड। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वो टाइप होता है जिसमें जो मीन वैल्यू होता है दैट इज म्यू दैट विल रिमेन सेम। सो हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन ये था जिसका हमने फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये ड्रॉ किया, जिसमें ये दो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, एंड दिस इज मीन और एवरेज वैल्यू। सो आफ्टर सिलेक्शन हमारे पास जो ग्राफ आया वो इस तरह से आएगा जिसमें मीन वैल्यू सेम है, म्यू सेम रहेगा, बट जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स थे दे वर एलिमिनेटेड। मतलब वो एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो अब रिमूव हो चुकी हैं और एलिमिनेटेड। सो यू कैन से जिस भी सिलेक्शन में म्यू की वैल्यू सेम रहती है बट एक्सट्रीम वैल्यूज़ का हमें कैसे पता चलेगा, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट विल बी लेस। डेविएशन हमने कहा था जो मीन वैल्यू से एक्सट्रीम जितना वो इस तरफ को और इस तरफ को जाएगा उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सो अगर ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ अब कम हो गई हैं तो इसका मतलब ये टुवर्ड्स द एवरेज वैल्यू स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉर्मलाइजिंग और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। इसे आप प्योरीफाइंग सिलेक्शन भी कह सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव में क्या होता है, एक्सट्रीम फिनोटाइप्स की सिलेक्शन होती है। सो हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ ये है जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है मीन वैल्यू, दीज आर एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। सो यू कैन सी जो मीन वैल्यू एवरेज फिनोटाइप था दैट इज रिड्यूस्ड, उसकी वैल्यू कम हो गया आफ्टर सिलेक्शन, बट जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज थी दे आर सिलेक्टेड। इसको सिलेक्ट किया तो हमें ग्राफ इस तरफ मिला, तो अब आप इसको न्यू मीन वैल्यू कह सकते हैं, हम इसको म्यू 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन दिस एक्सट्रीम फिनोटाइप इज ऑल्सो सिलेक्टेड, सो न्यू मीन एक और हमें मिला, मी 2। सो एक सिंगल म्यू से म्यू 1 एंड म्यू 2 मिला, जिसमें जिस ग्राफ में एक ही पीक होता है उसे हम कहते हैं यूनिमोडल ग्राफ। Now we have 2 peaks, so that means unimodal graph किस में चेंज हो गया, bimodal ग्राफ में, बिकॉज 2 मीन वैल्यूज हैं। अगर सपोज हमारे पास 3 मीन वैल्यू सेलेक्ट हो जाती तो वो ट्राई मॉडल हो जाता। दैट मीन्स डिसरप्टिव सिलेक्शन का सबसे पेक्यूलियर फीचर ये है कि डिसरप्टिव में यूनिमोडल ग्राफ इज चेंज्ड टू बाईमोडल और ट्राई मॉडल ग्राफ मोस्टली। सो यहाँ पे मीन वैल्यू सेम नहीं रहेगा। डिसरप्टिव सिलेक्शन तब होता है जब जो एनवायरनमेंट है उसमें एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं। सो सपोज एनवायरनमेंट में किसी एक फैक्टर ने इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, किसी अदर फैक्टर ने इसे सिलेक्ट कर लिया, एक और फैक्टर आ गया तो हो सकता है 3 पीक्स आपको मिल जाएं, तो हम कह सकते हैं 3 फैक्टर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। सो डिसरप्टिव में म्यू हमेशा चेंज होगा और एक म्यू से आपको 2 या 3 म्यू वैल्यूज़ मिलेंगी। So we have done 3 types of natural selection: directional, stabilizing, disruptive. So directional में you have a mean value that is changed. So it's easy to identify directional selection. अगर mean change हो जाता है तो हम कहेंगे directional है, और जो भी आपको mean value given होगी या तो value उससे increased value आपको given होगी या फिर उस value से decreased value आपको given होगी। बिकॉज डायरेक्शनल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होता है, या तो फॉरवर्ड हो सकता है या फिर बैकवर्ड हो सकता है, बट मीन ऑलवेज चेंजेस। स्टेबलाइजिंग का पेक्यूलियर फीचर ये है कि मीन वैल्यू विल रिमेन सेम, बस एक्सट्रीम वैल्यूज़ का रिमूवल होगा, मीन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि एवरेज फिनोटाइप्स का ही सिलेक्शन होगा। डिसरप्टिव में मीन वैल्यू चेंजेस जनरली इनटू मीन 1 एंड मीन 2। अगर आपके पास 2 मीन वैल्यूज़ बनती हैं तो हम इस ग्राफ को अब कहेंगे बाईमोडल है।
बट अगर एक मीन वैल्यू से आपके पास 3 मीन वैल्यूज बन जाती हैं, मीन 1, 2 एंड 3, तब हम उसको कह देंगे दैट विल बी ट्राइमोडल ग्राफ। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब फिनोटाइप को सिलेक्ट किया जा रहा है ऐसी डायरेक्शन में जहां उसकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है। स्टेबलाइजिंग तब होता है जब एनवायरनमेंट नियरली कांस्टेंट है, तो एवरेज फिनोटाइप्स को सिलेक्ट किया गया और एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को रिमूव कर दिया गया। सो इस केस में वेरिएशंस जो हैं दैट विल बी रिड्यूस्ड। डिसरप्टिव तब होता है जब 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स जो होते हैं ऑपरेट करते हैं और वो डिफरेंट मीन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये भी तब होता है जब हेट्रोजिनस इन्वायरमेंट है, ये भी तब होता है जब हेट्रोजिनस बट इसमें मोस्टली एक फैक्टर ऑपरेट करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज आएगा। स्टेबलाइजिंग कंपैरेटिवली नेचर में रेयर होता है क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो ये तीनों जो हैं वो डिपेंड करता है कौन सी सिलेक्शन कब होगा, डिपेंडेंट है किस पे, एनवायरनमेंट पे। So this is a question given based on this type of selection, natural selection. A population is given, mu value is 1.8 and that is sigma 0.23 grams. So ये एक population का हमें weight दे रखा है, ये इसकी standard deviation है, ये इसका average value है, mu value. So उसमें selection होता है, हमें नहीं पता कौन से type का selection है, but result आपके पास क्या आता है, mu value is 1.2 and sigma is 0.08 grams. So which type of selection is this? Suppose आपको ऑप्शंस में डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव सिलेक्शन दे रखा है, तो आप कैसे चूज़ करोगे कौन से टाइप का सिलेक्शन हो रहा है। म्यू वैल्यू हमें एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिसको आप देख सकते हो कि उसमें चेंज आया या नहीं आया, या चेंज किस तरह का आया, वो ईजिली आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी टाइप की सिलेक्शन हो रही है। लाइक म्यू वैल्यू यहाँ क्या था 1.8 और अब न्यू म्यू वैल्यू क्या है 1.2। सो पहली बात, क्योंकि म्यू चेंज हो रहा है, सो दिस सिलेक्शन कैन नॉट बी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, क्योंकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में म्यू वैल्यू क्या रहती है, सेम। नाउ एक म्यू वैल्यू से आपके पास एक ही म्यू वैल्यू आया, वैल्यू कम है या ज़्यादा है बट वैल्यू एक ही है, तो दैट मीन्स इट कैन नॉट बी डिसरप्टिव, क्योंकि डिसरप्टिव में मिनिमम एक म्यू वैल्यू से 2 तो ज़रूर बनेंगी, 2 या 3 बन सकती हैं, तो डिसरप्टिव नहीं है क्योंकि अभी भी ये यूनिमोडल है एंड नेक्स्ट जो आया वो भी क्या है, यूनिमोडल। सो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या रह गया, डायरेक्शनल। येस इट इज़ डायरेक्शनल, क्योंकि पहली बात म्यू वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज, डायरेक्शन में चेंज होता है और एक डायरेक्शन में होता है, या तो वैल्यू डिक्रीज हो सकती है या वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। यहाँ 1.8 से वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज डायरेक्शनल सिलेक्शन, एंड डायरेक्शन कौन सा है यहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन।